हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्लास 7 बजे की थी लेकिन लग नहीं पा रही थी, नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसलिए नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, देर से सही लेकिन आ गए हम लोग सुरक्षित। तो यहाँ पर देखिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आधा घंटा लेट हो गया है, क्या ही बताएं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है ना। अभी तो पता है आप लोगों को कि साइबर बहुत डाउन हो जाते हैं ठंडी की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द्विवेदी युग में, प्रगतिवाद में, या फिर छायावाद में, या फिर प्रयोगवाद में। तो ये बोला है कि रहस्यवाद मतलब कि किस आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद में पाई जाती है। इसका समय क्या है, 1918 से क्या है, 1918 से 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में, देखिए ये 2 बार क्वेश्चन लगातार आ चुका है, 2004 और 2005 में, दोनों में पीजीटी में लगातार आया है। ये किसका है, रूप नारायण पांडे का, या फिर मुकुटधर पांडे का, या फिर लोचन प्रसाद पांडे का, या फिर डॉक्टर गोपाल शरण का है। ठीक है, तो अभी तो 2021-22 वाला जो पेपर हुआ था वो टीजीटी पीजीटी का सेम आया था। ठीक है, सेम सिलेबस था दोनों का। तो सिर्फ क्या था कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं था और पीजीटी में इंटरव्यू था। ठीक है, यही डिफरेंस था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। छायावाद का पूर्वाभास किसमें मिलता है, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। ये नेट में पूछा गया है जून 2002 में, 1996 में। प्रकृति का मानवीकरण, सहानुभूति का साधन, या फिर सौंदर्य का साधन, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और क्या पूछ रहा है कि अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि शब्द समूह अधिक व्यक्त कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यक्त होता है प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की जो मूल चेतना है प्रकृति के मानवीकरण से सबसे ज्यादा ली गई है, मतलब कि प्रकृति को मानव का रूप दे करके काव्य लिखे गए हैं, प्रकृति को मानव का रूप दे करके छंद लिखे गए हैं। इस प्रकार से इसमें सबसे ज्यादा इसी को क्या दी गई है, मूल चेतना इसी से ली गई है, किससे, प्रकृति से, वातावरण से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना आशिम गजरती गरजती क्यों, है ना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर निराला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, यहाँ पर धारा लिखा है लेकिन काव्य धारा होगा, धारा की कृति चित्रधारा और मुकुल के रचयिता कौन है ना। क्या पूछ रहा है, चित्रधारा और मुकुल, ये 2 रचनाएं हैं, इनके रचनाकार पूछ रहा है। सियाराम शर्मा गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पीजीटी 2002 में, 2001 में आया है। माखनलाल चतुर्वेदी को, नागार्जुन को, सुमित्रानंद पंत को, इनमें से कोई नहीं है। 2021-22 में इसमें टीटी में भी पूछा गया। ठीक है, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। काव्य पंक्तियों के रचनाकार क्या है ना, कितनी बढ़िया पंक्तियां लिखी गई हैं वह मादकता की,
ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, भय मतलब कि डर। भारत भूषण अग्रवाल की, हरिवंश राय बच्चन की, केदारनाथ अग्रवाल की या फिर गिरिजा कुमार माथुर की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर प्रैक्टिस सेट में कोई ना कोई ये पंक्तियां रिपीट हो रही हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्ति किस कवि की है। देखिए है ना, हर तीसरी प्रैक्टिस में ये रिपीट हो रही हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चलिए, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, है ना। और जो लोग सेशन में आए होंगे, चले गए होंगे, ठीक है, 7 बजे का सेशन लगा था, तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि क्लास चालू हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास तो चालू किया, ठीक है, 7 बजे, लेकिन नहीं लग पा रही थी। अभी क्या ही बताएं इसके बारे में, तो मैं वही आप लोगों से माफी चाहती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नागार्जुन ने, प्रेमचंद ने या फिर निराला ने, है ना। तो किसने की थी प्रथम अध्यक्षता, प्रथम अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। इन्हें कवि सम्राट और कहानी सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। पीजीटी 2000 में क्वेश्चन में पूछा गया, 2004 में। अब ये कह रहा है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव है या फिर उपयुक्त सभी प्रभाव इसमें थे। तो यहाँ पर ये सभी ही प्रभाव इसमें थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न पंक्तियों के रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। हाँ, एक तरफ क्या है पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ क्या है रचनाकार है, इनको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर देखिए सुमेल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ही दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन तो हमको दबाना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन दबा देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दबाती हूँ और पंक्तियां दिखाती हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वहां पे सुमेल करना ही लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर क्या करें कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। उसके बाद घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, है ना, घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये किसकी है, तो ये है नागार्जुन की पंक्तियां हैं। नागार्जुन कहां पर दिख रहे हैं, तो नागार्जुन दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, यह रतन मिला है, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं किसकी, त्रिलोचन शास्त्री की हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में त्रिलोचन शास्त्री राइट हो जाएगा। उसके बाद चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी थम से फिर चढ़ी आम ऊपर, है ना। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बात पूछ रहा है, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां किसकी हैं, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये बसंती हवा जो पोयम है उससे लिया गया है, ठीक है, बसंती हवा इनकी कविता है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 देख लेते हैं किसमें है, 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 देख लेते हैं, 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का कोड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलाइए, ठीक है, इनके रचयिताओं से क्या करना है, मिलाना है। युग की गंगा, युग की गंगा किसका है, युग की गंगा, है ना, तो युग की गंगा किसका है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। युग की गंगा है केदारनाथ अग्रवाल का। मिट्टी की बारात किसका है, मिट्टी की बारात किसकी है,
तो मिट्टी की बारात किसका है? मिट्टी की बारात है त्रिलोचन का। उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, बहुत ही सुंदर रचना है सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली है नागार्जुन की रचना। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किसका है? तो ये है दिनकर का। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर। अब यहाँ पर कवियों के क्रम को हमको क्या करना है? देखना है। तो सबसे पहले कौन आए हैं? केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल को हम देखेंगे। और फिर आए हैं कौन? दूसरे नंबर पर कौन से कवि आए हैं? तो दूसरे नंबर पर आए हैं पहले नंबर पर कौन से आए हैं? केदारनाथ अग्रवाल। दूसरे नंबर पर आए हैं त्रिलोचन, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कवियों का जोड़ा मिला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन और दिनकर, है ना। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ये न जाने कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2011 ही दिखा रहा है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर विजय देव नारायण शाही ने। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर मुख्य लक्ष्य की बात हो रही है। क्या नए काव्य उपकरणों का प्रयोग करना था, या फिर भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, या फिर नई राहों का अन्वेषण, या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निवेश? तो इन्हें क्या करना था? इन्हें करना था नई राहों का अन्वेषण। क्या करना था? नई राहों का अन्वेषण करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? रहस्य पुरुष का जो बिंब है ये मुक्तिबोध के किस कविता में है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े टीले पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहस्य पुरुष का बिंब, तो ये हो जाएगा अंधेरे में। अंधेरे में कविता से ये है। और ये सोचिए कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है यहीं से कोई बहुत सारा 50 से 60% तक पेपर हमारा बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कही है? शमशेर बहादुर ने, नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने या फिर आज्ञे ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह ने ये बात कही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शमशेर मोर्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। उक्ति किसकी है? ये उक्ति किसकी है? मलयज की है, दूधनाथ सिंह की है, कुंवर नारायण की या फिर नामवर सिंह की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये बात किसने कही है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बात कहने वाले हैं मलयज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोची राम तथा पदकथा के लेखक हैं। पदकथा के लेखक कौन है? चंद्रकांत देवतले हैं, धूर्मिल हैं, बलदेव अंशी हैं या फिर रघुवीर सहाय हैं। यहाँ पर जो ये सिंबल दिख रहा है टीजीटी पीजीटी 2001 2002 दिखा रहा है, वो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आया है इस सन में। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं उसे नहीं बताने बैठूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये धूर्मिल की क्या है? रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है ना? 2002 में आ चुका है क्वेश्चन। मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार मंडन के, तो वो है विठलनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रोड़ाकृत गद्य की रचना है। रोड़ाकृत गद्य की रचना कौन सी है? ये बात पूछ रहा है। रोड़ा की रचना है और गद्य की रचना पूछ रहा है, तो वो है कौन सी? राउल बेल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजे थे आज कि चंपू काव्य, ठीक है, गद्य पद्य में रचित चंपू काव्य कौन सा है? उसमें ऑप्शन दिया था उक्त व्यक्ति प्राकरण, ठीक है, और वन रत्नाकर, और फिर इनमें से कोई नहीं, और एक दिया था राउल बेल। तो राउल बेल ही क्या है? ये राउल बेल जो है ये क्या है? ये रोड़ाकृत रचना तो है, इसके साथ साथ ये क्या है? गद्य पद्य चंपू काव्य है। ठीक है, वो एक ऐसा है गद्य और पद्य में लिखा गया एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वहां पर चंपू काव्य सही हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में थे, 2-3 लोगों का मैसेज था उसमें। तो ये गद्य पद्य क्या है? चंपू काव्य है ना, इसमें कंफ्यूजन में मत रहना, ये पूछा भी बहुत जाता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट को हमको सुमेलित करिए कह रहा है कि सुमेलित करिए। ठीक है, तो उक्त व्यक्ति प्राकरण जो था वो दामोदर शर्मा का था, और सबरस किसका था? तो बल्लही का था, और लता फाइके
तो ये गालिब का था, ठीक है। यहाँ पर ये गालिब का है, ये दामोदर शर्मा का है, और ये किसका है, ये वल्लभी का है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार है ना। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सुमेल कर लेते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सुमेलित कर लेते हैं। तो भारतेंदु का क्या है, भारत दुर्दशा है भारतेंदु का। राधा चरण गोस्वामी का क्या है, राधा चरण गोस्वामी का। राधा चरण गोस्वामी का कौन सा है, तो इनका है अमर राठौर, अमर सिंह राठौर। लाला निवास दास का क्या है, तप्ता शरण है। और शिवनंदन सहाय का कौन सा है, तो सुदामा, है ना। तो अब हम लोग इसे कर लेते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले आए हैं भारत दुर्दशा, भारतेंदु का भारत दुर्दशा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब यही क्रम लगाना है। तो देख लेते हैं कौन से कवि का क्रम सही आ रहा है, किस नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, भारत दुर्दशा, अमर सिंह राठौर, तशरण और सुदामा, है ना। यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अमृतलाल नागर के सूरदास के जीवन पर आधारित खंजर नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है ना। एक तो खंजर नयन रचना की है अमृतलाल नागर ने, किसके जीवन पर आधारित, सूरदास के। लेकिन दूसरी कौन सी की है, दूसरी की है चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग रचना इन्होंने की है। सूर्यमुख किसका है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। जो राम रच रखा, ये तुलसीदास का है। और काजल की कोठरी किसका है, देवकीनंदन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है, 2010 में आ चुका है। सेवा सदन है, कायाकल्प है, गबन है या फिर रंगभूमि है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेवा सदन हो जाएगा, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, किस प्रकार का है, राजनीतिक है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है या फिर सामाजिक है। ये किस प्रकार का उपन्यास है, ये पूछ रहा है। तो यह एक सामाजिक उपन्यास है, क्योंकि ये गोदान में किसान के जीवन पर ये क्या किया गया है, बताया गया है, तो वो सामाजिक हो गया। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंद्रा की कथा को मत्स्य कटिकम की कथा से जोड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अनामदास के पोथा में या फिर राम बाणभट्ट की आत्मकथा में या फिर पुनर्नवा में या फिर चारुचंद्र लेखा में, किसमें इन्होंने जोड़ा है, ये बात पूछ रहे हैं। तो इन्होंने जोड़ा है किसमें, पुनर्नवा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि चीवर उपन्यास के लेखक कौन है, रांगे राघव हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल है या फिर संजीव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रंगे राघव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि चाक उपन्यास की लेखिका है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। पीजीटी 2004 में पूछा गया, मृदुला गर्ग है, मैत्रेयी पुष्पा है, ममता कालिया है, फिर कृष्णा सोपती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है, मिथिलेश्वर है या फिर रविंद्र शर्मा है या फिर विनोद कुमार शुक्ल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार कौन है, 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं बीरेन जैन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, ये किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये चतुर्सेन शास्त्री का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आंसर सिर्फ बताइए, ठीक है, तो इसलिए मैं आंसर बताना ही चालू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इंदुमती जो कहानी है वो सबसे पहले किस पत्रिका में और किस वर्ष, तो ये 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम है, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम क्या है, तो नए पुराने माँ बाप, रगड़, खाती आत्माएं,
पगला बाबा, ये सभी ही हैं इनकी, ये सभी ही इन्हीं की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार हैं। तो सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन है? वो है काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये किसकी पंक्ति है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम अवध शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिठौआ, मिठौआ किसका है? ये मिठौआ किसका है? तो अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ठीक है, ये किस पर केंद्रित है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस आलोचक की आलोचना को द्वंद्वात्मक आलोचना कहा गया है? किस आलोचक की आलोचना को द्वंद्वात्मक आलोचना कहा गया है, ये बात पूछ रहा है। तो ये कहा गया है रामविलास शर्मा की आलोचना को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई? कलम का सिपाही जो रचना है ये कब प्रकाशित हुई है? अमृत राय की ये रचना है, ये प्रकाशित हुई है 1962 में। कब प्रकाशित हुई? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 84 बैसड़ों की वार्ता और 252 बैसड़ों की वार्ता मूल रूप में है। मूल रूप में ये क्या है? कथा कहानी है, आत्मकहानी है, जीवनी है या फिर निबंध है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक क्या है? जीवनी है। और ये किसमें लिखी गई है? ब्रज गद्य में लिखी गई। किसमें? ब्रज गद्य में लिखी गई है। गोकुलनाथ की रचना है। किसकी है? गोकुलनाथ की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो अपनी धरती अपने लोग जो है ये 3 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा जीवन प्रवाह, क्या पूछ रहा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह जो है ये किसकी आत्मकथा है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है वियोगी हरि की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, ये बात पूछ रहा है। माटी की मूर्ति क्या है? यह एक रेखा चित्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नेक्स्ट है मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसकी रचना है? तो ये है रामनाथ सुमन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा पूछ रहा है कि किसने लिखी है। ठीक है, तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास नैमिष-राय ने। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? अपने अपने पिंजरे। क्या था? ये मैंने पढ़ाया भी है, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे था। तो अपने अपने ये पिंजरे था, इनकी दलित आत्मकथा थी। और इन्होंने 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखा? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पुस्तक जो लिखने वाले हैं वो कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो सौंदर्य शास्त्र लिखने वाले कौन है? वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उठाई गिर आत्मकथा किसकी है? उठाई गिर आत्मकथा किसकी है, ये बात पूछ रहा है। तो उठाई गिर आत्मकथा है लक्ष्मण गायकवाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह के संपादक हैं। पूर्वाग्रह के संपादक कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो यह है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आलोचना के संपादक हैं। आलोचना के संपादक कौन है, ये बात पूछ रहा है। आलोचना के संपादक है परमानंद श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है धूर्मिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो धूर्मिल को किस पर मिला था साहित्य अकादमी, ये बात पूछ रहा है। किस कृति पर मिला था धूर्मिल को, ये बात पूछ रहा है। तो कल सुनना मुझे किस पे मिला था? कल सुनना मुझे पर मिला था। कब मिला था? तो कब मिला था इनको? 1979 में। कब मिला था? 1979 में, 1979 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 2012 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, ये बात पूछ रहा है। 2012 का मिला है चंद्रकांत देवतले को मिला है। इनकी किस रचना के लिए मिला है, तो पत्थर फेंक रहा हूं। किसके लिए मिला है, पत्थर फेंक रहा हूं के लिए मिला है। पत्थर फेंक रहा हूं इनका क्या है, एक काव्य है। ठीक है, यह एक इनका काव्य है, इसी के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट है कि विधवा विकल्प नित धेनु कटे को लागत है गुहार नहीं, पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, ये बात पूछ रहा है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है। एकांतवासी योगी जो है ये हर्मिट का अनुवाद है। किसका है, हर्मिट का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे ब्रजनाथ से व्योम जगा दे, पंक्ति के रचनाकार कौन है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। ये गुप्त जी की रचनाएं हैं। किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की क्या है, पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इनकी जो पत्रिका थी वो थी सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी कविता। नेक्स्ट है साकेत का काव्य रूप क्या है। साकेत किस प्रकार का काव्य है, ये पूछ रहा है। तो यह एक महाकाव्य है। साकेत कैसा काव्य है, महाकाव्य है। 12 सर्गों वाला ये है। ठीक है, इसमें टोटल 12 सर्ग हैं। कितने हैं, 12 सर्ग हैं। उर्मिला और ये लक्ष्मण की कथा वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग 1934 में ये प्रकाशित हुआ और पहला दूसरा तीसरा 1913 में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदारी एडिशन गिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार है, मतलब रचनाकार है, उनके साथ में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर है हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी है ना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का किसने लिखा है। अब यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा, तभी ये क्वेश्चन दिखेगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर देखिए हम कर लिए छोटा, एक तरफ ग्रंथ दिख रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रंथकार दिख रहे हैं। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, देखने में। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है, तो ये है नंदुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसका है, आधुनिक परिदृश्य किसका है, ये है अज्ञे का। उसके बाद है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य का जो पृष्ठभूमि है ये किसका है, ये है राममूर्ति त्रिपाठी का है। इसके बाद कह रहा है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। तो हिंदी साहित्य का युग और प्रवृत्तियां किसका है, ये है शिव कुमार शर्मा का। किसका है, शिव कुमार शर्मा का है। 4 3 2 1 हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 3 2 1 किसमें है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये बात बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा नहीं, पिंगल और डिंगल पिंगल दोनों में हुआ। किसमें हुआ है, डिंगल भाषा और डिंगल और राजस्थानी में सबसे ज्यादा हुआ। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश रासक की रचना विधा है। संदेश रासक की रचना विधा क्या है, संदेश रासक किस प्रकार का
काव्य है, रचना है, तो यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस समय जैसे गाथा से प्रवृत्त का बोध, उस समय जैसे गाथा से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन किस विद्वान का है, ये बात पूछ रहा है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मेरी जो कथन वाली वीडियो है वो देखिए, ठीक है। काव्य शास्त्र का संपूर्ण काव्य शास्त्र, अलग अलग विधाओं से रचनाएं मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अलग अलग विधाओं से मैंने प्रैक्टिस कराया, जो कि प्रीवियस नहीं है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन जो संपूर्ण वाले ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अलग अलग, मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है ये किस विद्वान का है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है परशुराम का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? गियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि जो है वो है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि विशल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो 12 मासा का जो विरह वर्णन है वो कार्तिक मास से चालू होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? विद्यापति को रहस्यवादी घोषित करने वाले हैं गियर्सन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किसको जाना जाता है, ये बात पूछी जा रही। तो शंकराचार्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष के रचनाकार कौन है? तो वो है मलुकदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखल दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो अखल दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल, ये दादू दयाल का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मिणी पुण्य बसे ही मरी गई कुलवंती सत सो सती भई किस प्रेमाख्यान की पंक्तियां हैं? ये किस प्रेमाख्यान की पंक्तियां हैं, ये बात पूछ रहा है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मृगावती से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उस्मान की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? उस्मान की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा करो बैकुंठ ही जाई जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए, पंक्ति किस कृष्ण भक्त की हैं? ये पंक्तियां किस कृष्ण भक्त की हैं, ये बात पूछी जा रही है। ये है परमानंद दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जबते प्रीत श्याम ते कीनी, पंक्ति किसकी है? जबते प्रीति श्याम ते कीनी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये भी परमानंद दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम था। निम्बार्काचार्य का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, ये बात पूछ रहा है। तो नियमानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो मन गिरधर छवि पे अटकायो किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये कृष्णदास की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? तो नायिका भेद और अलंकार विवेचन से संबंधित साहित्य लहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं वार कर को, पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये बात पूछ रहा है। ये हृदय राम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? जो ज्योतिष का वर्णन किसमें है इनकी? कौन सी? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में है ज्योतिष का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ पूछ रहा है कि लक्षण ग्रंथ इनका कौन सा है? तो इनका जो लक्षण ग्रंथ है वो है शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया?
तो संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है पंडित परमानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती किस उपवर्ग की बोली है। मेवाती किसकी है, तो ये राजस्थानी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया। तो ये किसने किया है, सुनीत कुमार चटर्जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता किसने की थी, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया। तो खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया है ये किस विद्वान ने दिया है, तो ये दिया है राहुल शंकरत्याय ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुंदेली किस अभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित हुई है बुंदेली। किससे, अर्धमागधी अभ्रंश, बुंदेली पूछ रहा ना, बुंदेली हुई है सौरसैनी से। किससे हुई है, सौरसैनी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला का उच्चारण स्थान है। ला, आप लोग बोल के देखिए, ला, जीभ कहाँ लड़ रही है, ला। तो ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ला का उच्चारण स्थान हो जाएगा ला। तो जीभ कहाँ लड़ रही, दांत में, तो दंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ता व्यंजन का मानक क्रम है। ता व्यंजन का मानक क्रम क्या है, ये बात पूछ रहा है। किसका, ता व्यंजन का। तो ता व्यंजन का क्या हो जाएगा, आघोष अल्पप्राण दंत स्पर्श व्यंजन। हाँ, आघोष अल्पप्राण, एक तो ये ता क्या है, आघोष वर्ण है। दूसरा क्या है, ये आघोष वर्ण है ता, है ना, आघोष है। और दूसरा क्या है, अल्पप्राण है। तीसरा क्या है, ये दंत वर्ग में आता है। और क्या है, स्पर्शी व्यंजन। कैसा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं योग रूढ़ी शब्द कौन सा है। योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाय किस भाषा का शब्द है, चाय, है ना। तो चाय किस भाषा का है, चाय से चीनी, चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है। कौन सा शब्द है जो तत्सम है, ये बात पूछ रहा है। तो अंधकार जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट है कि कंधा का तत्सम होगा, कंघा का तत्सम क्या हो जाएगा, कंधा। कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कंधा का हो जाएगा स्कंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, विधन ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपव्यय शब्द का विलोम होगा। अपव्यय माने क्या होता है, अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपव्यय माने क्या हो जाएगा, यहाँ पर मितव्यय हो जाएगा, इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतरंग का सही विलोम होगा। अतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मोर है सारंग का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है। चंद्रधन उदय क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत धन आनंद हो जाएगा। यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन। तो मुख के दर्शन तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष संबंध हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य इसमें कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। सरल वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। और यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है, और ये मिश्र वाक्य है, और ये क्या है, ये भी संयुक्त, ये भी मिश्र वाक्य है। तो डी वाला भी मिश्र वाक्य है, बी वाला संयुक्त वाक्य है, और ए वाला मिश्र वाक्य है। ठीक है, सी वाला क्या है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य किस प्रकार का, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर की को पकड़िए और मैं को पकड़िए, है ना। तो ये क्या है, तुम्हारे कीवर्ड है ना। तो की और मैं को पकड़ लिए तो क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, खेत रहने का
मुहावरे का शाब्दिक वीरगति को प्राप्त हो जाना, क्या हो जाएगा, वीरगति को प्राप्त हो जाना, मतलब कि युद्ध में हार जाना या फिर शहीद हो जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगत युग्म है। संगत युग्म यहाँ पर देखना है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये भरत का नहीं है, ये तो किसका है, ये किसका है, तो ये भरत का नहीं है, ये किसका है, जगन्नाथ का है। यहाँ पर शब्दार्थो सहितो काव्यम, शारद, हाँ यहाँ पर देखिए ये किसका है, ये है विश्वनाथ का। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये है भामा का, और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, तो ये किसका है, ये है जगन्नाथ का, ये है जगन्नाथ का, जगन्नाथ का है जो कि इसमें नहीं है। और शब्दार्थ शरीरार्थम काव्यम ये किसका है, ये है आनंदवर्धन का। ठीक है, तो यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो सही कौन सा है, सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी, शब्दार्थों सहितो काव्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रंथों का रचनाकारों से मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार हैं, इनको क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो वक्रोति जीवितम किसका है, तो वक्रोति जीवितम, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं, वक्रोति जीवितम किसका है, तो ये है कुंतक का। फिर 10 रूपम किसका है, 10 रूपक, तो 10 रूपक किसका है, ये है धनंजय का। उसके बाद उज्जवल नीलमणि किसका है, रूप गोस्वामी का है। अलंकार सर्वस्व किसका है, अलंकार सर्वस्व, तो अलंकार सर्वस्व है रोहियक का, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट इसका 4, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, कुंतक, धनंजय, रूप गोस्वामी और रोहियक, है ना। तो क्या होगा, पहले 3 4 3 4, है ना, 1 2, 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलन सिखाए अली भले, खेलन सिखाए अली भले, चतुर अरे ही मार, कानन चोरी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, ये बात पूछी जा रही, तो इसमें कौन सा रस है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो नसानी अब ना नशई हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा रस है, ये इसमें शांत रस है, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है, सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है अभिनव गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शांत रस का अस्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार हैं, तन्मयवाद को मानने वाले आचार कौन से हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है अभिनव गुप्त, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार हैं। तो साधारणीकरण की प्रक्रिया करने वाले प्रथम आचार कौन से हैं, तो भट्ट नायक हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपक हरवा गर मिली, अधिक सुहाय जन परैसी, हियरे जब कुमिलाए, हियरे जब कुमिलाए, इसमें बोला है, इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, ये सारे नीचे छंद दिया है, तो यहाँ पर छंद की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्मिलित छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिय बिनु देहु नदी बिनु हुआरी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि ये किस, इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी छंद पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो विनो नुक्ति छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूक्तियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए, है ना। ये कह रहा तो मांग का क्या है, यहाँ पर एक सेकंड, मांग का क्या है, मांग का है शिशुपाल वधम। भास का क्या है, भास का है
स्वप्नवास दत्तम, और भारवी का क्या है, किरातार्जुनीयम। उसके बाद भवभूति का क्या है, तो उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पर इसका कूट देख लेते हैं, 3 4 1 2। 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। अंतिम पूछ रहा है, शुरुआत इसकी किससे होती है, श्री से। तब अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम पूछ रहा है, शुरुआत तो होती है श्री से और अंत होता है लक्ष्मी से। तो अंतिम शब्द क्या है, लक्ष्मी, और शुरू किससे होता है, शुरू होता है श्री से। श्री शब्द से शुरू होता है, अंत इसका लक्ष्मी से हो जाता है। नेक्स्ट है वयमा, वामा कुलश धामा ध्याया में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है। वामा शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो प्रधान रस इसका क्या है, ये बात पूछ रहा है। और अधिकतर मैंने बताया है कि महाकाव्यों में जो रस होता है वो करुण या तो फिर शांत रस होता है। तो यहाँ पर करुण रस रहता है क्योंकि उन्होंने करुण रस की संज्ञा दी थी कि एकारशा करुणा करके उन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटशास्त्र के प्रणेता है, नाटशास्त्र के प्रणेता कौन है, तो वो है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्थार्था नाम भयेतु, भित्थार्था नाम भयेतु ये के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये बात पूछ रहा है। तो इसके योग में जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट एक ग्रामम परिता में कौन सी विभक्ति है, ग्रामम परिता। ग्रामम परिता में द्वितीया विभक्ति होती है। परिता के योग में मैंने कहा था द्वितीया लगेगी, है ना। देखिए निकषा परिता निकटा, ये सब में क्या लगेगी, द्वितीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामम निकषा नदी अस्ति में विभक्ति बताइए, है ना। फिर से वही आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। जगत शब्द पूछ रहा है, चतुर्थी एक वचन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान बताइए। यहाँ पर सही मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ का भी है, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं हैं, तो इनका सही मिलान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, ठीक है। आगे का क्या है, इतलम, और गिरिजा कुमार माथुर का क्या है, तो यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो किसका है, तो यहाँ पर देखिए यहीं से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का क्रम क्या है, अंधा युग पहला है, फिर है वन पाखी सुनो, फिर है इतलम, फिर है मंजीर। ये ही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है, नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं। नाव के पांव और हिमदंश ये किसकी काव्य कृतियां हैं, तो ये जगदीश गुप्त की हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है, ये बात पूछ रहा है। हिंदी कोविद रत्नमाला, तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो है ये है श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, असंगत युग्म बताइए, ठीक है। असंगत युग्म को बताना है, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, सेशन में बने रहिए। तो असंगत युग्म बताना है, तो यहाँ पर असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी असंगत है, क्योंकि प्रच्छिक जो है ये डॉक्टर देवराज का नहीं है। अच्छा इनका नहीं है तो किसका, जरा कमेंट में बताना। ऑफलाइन मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग बताते नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया, तो ये सुझाव देने वाले हैं सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ एक नई प्रैक्टिस के साथ में, तब तक के लिए सेशन में बने रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।